हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है इम्परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता। इसमें सुनिए, पूर्ण प्रतियोगिता या विशुद्ध प्रतियोगिता तथा विशुद्ध एकाधिकार के अध्ययन के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि व्यवहार में ये दोनों बाजार नहीं हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने वास्तविक जगत के लिए अपूर्ण प्रतियोगिता तथा प्रोफेसर चैम्बरलेन ने एकाधिकारी प्रतियोगिता को व्यावहारिक बताया है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता तथा विशुद्ध एकाधिकार की धारणाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। अब आता है मीनिंग ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ। अपूर्ण प्रतियोगिता तब होती है जब उसमें पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं की कमी होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं की लोच पूर्णतया लोचदार नहीं होती है। इस संदर्भ में प्रोफेसर A.P. लर्नर के अकॉर्डिंग इम्परफेक्ट कंपटीशन obtains when the seller is confronted with the falling demand curve for his product। यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता तब होती है जब विक्रेता की वस्तु का मांग वक्र गिरती हुई दशा में होता है। प्रतिष्ठित तथा नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मूल्य के निर्धारण में पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार की दशाओं का ही अध्ययन किया था। उन्होंने अपूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना तक नहीं की थी। सर्वप्रथम अपूर्ण प्रतियोगिता की ओर ध्यान देने का श्रेय प्रोफेसर पायरो सर्राफ को जाता है। उन्होंने 1926 में एक लेख द लॉज ऑफ रिटर्न्स अंडर कॉम्पिटिटिव कंडीशंस को इकोनॉमिक जर्नल में प्रकाशित किया था। उसमें उन्होंने यह बताने का प्रयत्न किया था कि उद्योग में वास्तविक स्थिति न तो एक कोने पर पूर्ण प्रतियोगिता वाली और न दूसरे किनारे पर एकाधिकार वाली है, अपितु वह इन दोनों सीमाओं के बीच के क्षेत्र में आती है, जिसे अपूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। अब आता है कॉजेज ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण। अपूर्ण प्रतियोगिता को जन्म देने वाले प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट, इग्नोरेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अज्ञानता। किसी भी बाजार में क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक हो सकती है, पर पूर्ण प्रतियोगिता के लिए केवल क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या का होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार की भी जानकारी होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की पूरी जानकारी नहीं होती है। फलतः बाजार भाव की अज्ञानता के कारण अपूर्ण प्रतियोगिता का जन्म होता है। नंबर सेकंड, डिफरेंस इन द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। वस्तु की इकाइयों में अंतर। पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में यह भी कहा जाता है कि विभिन्न फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का आकार प्रकार समान होना चाहिए। हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि वस्तु आकार प्रकार तथा गुणों में समान होगी। वास्तव में विभिन्न फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। वस्तु विभेद प्रोडक्ट डिफरेंटिएशन के कारण भी अपूर्ण प्रतियोगिता को जन्म मिलता है। नंबर थर्ड, लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ बायर्स। क्रेताओं में गतिशीलता का अभाव। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हम स्पष्ट कर चुके हैं कि क्रेताओं को इस बात की जानकारी होते हुए भी स्थान विशेष में कोई वस्तु सस्ती कीमत में बेची जा रही है, फिर भी
वे उस स्थान में जाकर वस्तु को क्रय नहीं करते हैं, बल्कि अपनी आसपास की दुकान से ही ऊंची कीमत में वस्तु को क्रय कर लेते हैं। इसका मुख्य कारण क्रेताओं का वस्तु तथा कीमत के प्रति उदासीन होना है। नंबर 4, हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यानी कि ऊंचा यातायात व्यय। अपूर्ण प्रतियोगिता को जन्म देने में यातायात व्यय का भी महत्वपूर्ण हाथ है। प्रायः यातायात व्यय के कारण अलग अलग स्थानों में वस्तु की कीमत अलग अलग होती है। अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, अपूर्ण प्रतियोगिता के प्रकार। इसमें अपूर्ण प्रतियोगिता का व्यापक क्षेत्र है। इसके अंतर्गत बाजार की निम्न श्रेणियां आती हैं। नंबर 1 है ड्यूओपोली यानी कि द्वैधाधिकार। इसमें सुनिए, यदि किसी समय किसी बाजार में एक वस्तु के 2 उत्पादक हों और ये दोनों उत्पादक बाजार में अपनी वस्तु को बेचने के लिए प्रतियोगिता करते हों तो इस स्थिति को द्वैधाधिकार यानी ड्यूओपोली कहा जाएगा। द्वैधाधिकार में कीमत निर्धारण के लिए दोनों उत्पादकों के बीच पारस्परिक संबंध होना चाहिए। वास्तव में उत्पादकों के न चाहते हुए भी आपसी संबंध हो जाते हैं। उनका यह आपसी संबंध वस्तु की कीमत को बढ़ा घटा सकता है। बाजार को आपस में बांटा जा सकता है और उन्हें अधिक लाभ दे सकता है। कभी कभी द्वैधाधिकार में उत्पादित वस्तुओं के आकार प्रकार में अंतर कर दिया जाता है। उस स्थिति में विक्रेताओं का बाजार अलग अलग हो जाता है और उनके पारस्परिक संबंध समाप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वे अपनी अपनी वस्तुओं के मूल्यों को स्वतंत्रतापूर्वक बढ़ा तथा घटा सकते हैं। नंबर 2 आता है ओलिगोपोली यानी कि अल्पाधिकार। अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण अंग है। किसी बाजार में अल्पाधिकार की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब उस बाजार में थोड़े से विक्रेता हों और उनमें आपसी प्रतियोगिता भी कम हो। भारत के संदर्भ में लौह इस्पात उद्योग अल्पाधिकार के अंतर्गत रखा जा सकता है। इस उद्योग में टाटा स्टील कंपनी, हिंदुस्तान लिमिटेड, मैसूर स्टील कंपनी तथा बोकारो स्टील कंपनी आदि शामिल हैं। अब आता है काइंड्स ऑफ ओलिगोपोली यानी कि अल्पाधिकार के रूप। अल्पाधिकार के निम्न रूप हो सकते हैं। नंबर 1 प्योर ओलिगोपोली यानी कि विशुद्ध अल्पाधिकार। जब सभी फर्में आपस में मिलकर समान वस्तु का उत्पादन तथा विक्रय करती है तब इस स्थिति को विशुद्ध अल्पाधिकार कहा जाता है। नंबर 2 डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली विभेद अल्पाधिकार। जब अलग अलग फर्में अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन करती हैं तब उसे विभेद अल्पाधिकार कहा जाता है। नंबर 3 कलेक्टिव ओलिगोपोली सामूहिक अल्पाधिकार। जब विभिन्न फर्में आपस में वस्तु के उत्पादन, वस्तु की कीमत, वस्तु के बाजार आदि के बारे में समझौते की नीति अपनाती है तब उसे सामूहिक अल्पाधिकार कहा जाएगा। नंबर 4 पार्शियल ओलिगोपोली आंशिक अल्पाधिकार। फर्मों की आपस में पारस्परिक निर्भरता आंशिक होती है तब उसे आंशिक अल्पाधिकार कहा जाता है। नंबर 5 कंप्लीट ओलिगोपोली पूर्ण अल्पाधिकार। जब अलग अलग फर्मों के द्वारा वस्तु के उत्पादन तथा बिक्री के लिए अलग अलग नीति अपनाई जाती है तो उसे पूर्ण अल्पाधिकार कहा जाता है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली यानी कि अल्पाधिकार की विशेषताएं। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 फ्यू सेलर्स
यानी कि कुछ विक्रेता अल्पाधिकार में पूर्ण प्रतियोगिता से कम तथा द्वयाधिकार से अधिक विक्रेता होते हैं। इतना होने पर भी विक्रेताओं का वस्तु की पूर्ति पर पूरा नियंत्रण होता है और वे वस्तु की कीमत को प्रभावित कर सकते हैं। नंबर सेकंड, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, पारस्परिक निर्भरता। अल्पाधिकार में द्वयाधिकार की अपेक्षा विक्रेताओं के बीच पारस्परिक निर्भरता भले ही कम होती है, परंतु पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता की अपेक्षा यह निर्भरता अधिक होती है। नंबर थर्ड, वर्चुअली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, यानी कि लगभग प्रमापित अथवा वेधित वस्तुएं। द्वयाधिकार की तरह से अल्पाधिकार में भी विभिन्न उत्पादकों के द्वारा समरूप, होमोजीनियस और भेदक वस्तुओं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाता है। उत्पादक जिस वस्तु का उत्पादन करते हैं, यदि वे वस्तुएं आपस में समरूप होती हैं तो यह विशुद्ध अल्पाधिकार, प्योर ओलिगोपोली की स्थिति होगी। जब उत्पादक एक दूसरे से भिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते हों तो यह भेदात्मक अल्पाधिकार, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली की स्थिति होगी। नंबर फोर्थ आता है कंट्रोल ऑफ प्राइस, कीमत में नियंत्रण। फर्मों की पारस्परिक निर्भरता के कारण वस्तुओं की कीमत में स्वतः ही नियंत्रण हो जाता है। कोई भी फर्म दूसरी फर्म की सहायता के बिना वस्तु के मूल्य को बढ़ा या घटा नहीं सकती। नंबर फिफ्थ, डिफ़िकल्ट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, फर्मों के प्रवेश व बहिर्गमन में कठिनाई। अल्पाधिकार के अंतर्गत जो फर्में पहले से कार्य कर रही होती हैं उन फर्मों का जमजमाव हो जाता है, जिससे नई फर्म को आसानी से बाजार में प्रवेश नहीं मिल पाता है। पुरानी फर्मों का आकार प्रकार बढ़ जाने से वे बहिर्गमन भी नहीं कर सकती। नंबर सिक्स, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, विज्ञापन एवं बिक्री को प्रोत्साहन। अल्पाधिकार के अंतर्गत प्रत्येक फर्म अपनी अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए विज्ञापन, प्रचार आदि में बहुत अधिक व्यय करती हैं। फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं में जितना अधिक अंतर रहेगा, विज्ञापन व्यय भी उतना ही अधिक होगा। नंबर थर्ड आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारी प्रतियोगिता। एकाधिकारी प्रतियोगिता एक प्रकार से अपूर्ण प्रतियोगिता की किस्म है। एकाधिकारी प्रतियोगिता का विचार प्रमुख रूप से प्रोफेसर चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि व्यवसाय में ना तो पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है और न ही विशुद्ध एकाधिकार, बल्कि इन दोनों के बीच की स्थिति पाई जाती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार का वह रूप है जिसमें बहुत सी फर्में कार्य करती हैं और प्रत्येक फर्म मिलीजुली वस्तुएं बेचा करती हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत विक्रेता की वस्तु का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। चित्र से इस तथ्य की पुष्टि की गई है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में एक फर्म का मांग वक्र AR है जिसका ऋणात्मक ढाल है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं की अधिक मात्राएं मूल्य में कमी करके बेच सकता है। MR वक्र का ढाल भी ऋणात्मक है, परंतु यह AR वक्र की तुलना में अधिक ढालू है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।